स्टूडेंट्स, हम डॉक्टर राजू शर्मा। आज हम अध्ययन करेंगे पर्वत निर्माण के विषय में होम्स के संवेद धारा सिद्धांत और क्रोबर के भूसन्नति सिद्धांत का। पर्वत निर्माण के संबंध में आर्थर होम्स ने अपने संवेद धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। होम्स के संवेद धारा सिद्धांत का महत्व इस बात से है कि यह पर्वत निर्माण और महाद्वीपीय विस्थापन संबंधी परस्पर संकल्पनाओं में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। होम्स के अनुसार पृथ्वी के पटल के दो भाग हैं, ऊपरी स्तर और अधः स्तर। ऊपरी स्तर में सियाल की जो परत है वो सम्मिलित रहती है। ऊपरी स्तर के नीचे अधः स्तर होता है जो द्रवित अवस्था में है। ऊपरी स्तर में रेडियोएक्टिव तत्व जैसे यूरेनियम और थोरियम अधः स्तर की अपेक्षा अधिक होते हैं। होम्स का मत है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। सियाल से ऊष्मा विकिरण और संचालन द्वारा निकल जाती है, लेकिन अधः स्तर की ऊष्मा नहीं निकल पाती। इस ऊष्मा के कारण अधः स्तर में संवेद धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। होम्स के अनुसार विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा अधः स्तर अधिक मोटा होता है, अतः यहाँ संवेद धाराएं नीचे से ऊपर की ओर चलती हैं। होम्स के अनुसार महाद्वीपों के अग्रभागों में दो विपरीत दिशाओं से आने वाली संवेद धाराओं के मिलने के स्थान पर भारी घनत्व की एक्लोजाइट शैलें बनती हैं और वो सीमा में डूब जाती हैं। इन्हीं भागों में वलित पर्वत बनते हैं। होम्स के अनुसार संवेद धाराओं की क्रिया चक्रीय होती है। इसकी कई अवस्थाएं होती हैं जिनमें भूसन्नति का निर्माण और पर्वतों की उत्पत्ति और उत्थान होता है। यानी कि ये तीन अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था में संवेद धाराओं का वेग धीरे धीरे लंबे काल तक बढ़ता रहता है। इस अवस्था में भूसन्नति में इकट्ठा हुआ तलछट नीचे की ओर धसकता रहता है। द्वितीय अवस्था में थोड़े समय तक धाराएं बड़ी तीव्र गति से बहती हैं। भू अभिनति के तलछट में पर्वतीय वलन बनते हैं और पर्वतों की जड़ें बनती हैं। धाराओं के द्वारा पर्वतों की जड़ें नीचे को खिंची रहती हैं। तीसरी अवस्था में धाराओं का वेग कम हो जाता है। पर्वत धीरे धीरे ऊपर उठ जाते हैं और संतुलन स्थापित होता है। इस प्रकार से इन अवस्थाओं के बाद पर्वतों का निर्माण होता है। इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी हुई है। जैसे कुछ आलोचकों का कहना है कि संवेद धाराएं क्षैतिज दिशा में प्रवाहित होकर ऊपर की ओर भी जा सकती हैं। उस दशा में पर्वतों के स्थान पर ज्वालामुखी क्रिया होगी। कुछ आलोचकों का यह भी कहना है कि पृथ्वी की आंतरिक परतों में संवेद धाराएं जो हैं उनका वितरण सर्वत्र समान है, अतः संवेद धाराओं की उत्पत्ति सर्वत्र होनी चाहिए। पर्वत निर्माण के विषय में प्रसिद्ध जर्मन भूगोलवेत्ता क्रोबर ने
अपने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे क्रोबर का भूसंगति सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने प्राचीन दृढ़ भूखंडों और भू अभिनतियों में संबंध स्थापित करते हुए बताया कि महाद्वीपों का विकास इन्हीं दृढ़ भूखंडों और भू सन्नतियों से हुआ है। दृढ़ भूखंडों की शक्ति से भू अभिनतियों में पर्वतों का निर्माण हुआ। क्रोबर के अनुसार वर्तमान समय में जहां पर्वत खड़े हैं वहां शुरू में भू अभिनतियां थीं। क्रोबर महोदय ने पर्वत निर्माण की 3 अवस्थाएं बताईं। उन्होंने बताया कि प्रथम अवस्था में भू अभिनति का निर्माण होता है। इसमें समीपवर्ती दृढ़ भूखंडों से अवसाद आकर जमा होता रहता है और उसका तल नीचे को धसकता रहता है। द्वितीय अवस्था में भू अभिनति के दोनों किनारे अर्थात पार्श्ववर्ती दृढ़ भूखंड एक दूसरे की ओर सरक कर आते हैं, जिससे भू अभिनति में एकत्रित मलबे में मोड़ पड़ने लगते हैं। तीसरी अवस्था में भू अभिनतियों में जमा हुआ पदार्थ जो है उसमें खिंचाव बहुत अधिक होता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। क्रोबर ने बताया कि पर्वतों का निर्माण होने के बाद उनका अनाच्छादन आरंभ हो जाता है, जिससे ऊंची उठी हुई पर्वत श्रेणियां नीची होने लगती हैं और पेनी प्लेन का रूप धारण कर लेती हैं। इसके बाद पर्वत निर्माण के अलग अलग युगों में यह क्रियाएं दोहराई जाती हैं। क्रोबर ने पर्वत निर्माण के 6 युग बताए। उन्होंने बताया कि यदि संपीड़न शक्ति मध्यम होती है तो भू अभिनति के किनारे वाले भागों में ही मोड़ पड़ते हैं। इन दोनों के किनारों की पर्वत श्रेणियों के बीच के जो भाग हैं उसमें मोड़ नहीं पड़ते और वो सपाट शीर्ष का मैदान बना रहता है। उदाहरण के लिए हिमालय पर्वत श्रेणियों और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के बीच तिब्बत का पठार एक मध्य पिंड का उदाहरण है। क्रोबर ने बताया कि यह जरूरी नहीं कि मध्य पिंड एक पठार या मैदान के रूप में ही हो, वो जल में भी डूबा हो सकता है। जैसे कैरिबियन सागर भी एक मध्य पिंड का ही उदाहरण है। क्रोबर के अनुसार अग्रदेश एक दूसरे की ओर सरकते हैं और उन दोनों के सरकने से जो खिंचाव शक्ति होती है उससे अभिनतिक पदार्थ में मोड़ पड़ते हैं। जबकि स्वेस महोदय ने उनके इस विचार की आलोचना करते हुए बताया, यानी कि स्वेस महोदय के अनुसार एक ओर का किनारा ही सरकता है और दूसरा स्थिर रहता है। तो बच्चों, आज हमने पर्वत निर्माण के विषय में होम्स के संवहन धारा सिद्धांत का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि उन्होंने संवहन धाराओं की कैसी उत्पत्ति होती है, उनका पर्वतों के निर्माण में क्या योगदान है, और
क्रोबर महोदय के सिद्धांत, पर्वत निर्माण के सिद्धांत का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने भूसन्नतियों में के मलबे में दबाव पड़ने से, मोड़ पड़ने से कैसे पर्वतों का निर्माण होता है, इसके विषय में बताया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।